स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता अपने दोस्त विक्रम के साथ। और शुरू करते हैं कहानी षड्यंत्र का दूसरा भाग। उससे पहले मैं देख रहा हूं कि आप में से कुछ लोगों ने कमेंट्स किए हुए हैं, तो मैं आपके कमेंट्स का उत्तर दे रहा हूं। ललित माकन जी कह रहे हैं, ललित माकन। विक्रम भाई, कोई सुनील सीरीज की ऐसी कहानी सुनाओ जो कहाँ हो। मिस्ड कॉल जब आप पूरी कर लोगे तब सुनूंगा। जो कहाँ हो। साथ पूरी मैं आपको सब्सक्राइब कर लिया है और आप पहले ही ऐसी कहानी सुनाने वाले हो जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। एक मिनट यार, दोबारा से पढ़ता हूँ। विक्रम भाई को सुनील सीरीज की ऐसी कहानी सुनाओ जो कहाँ कहीं ना हो। मेरे ख्याल से ये कहना चाह रहे हैं। नहीं भाई, ऐसा कैसे ढूंढ लूँ? मैं नहीं ढूंढ सकता ना, कोई गारंटी नहीं है। मेरी कोशिश होगी। अब मैंने जितनी बार भी कोशिश की है वो हर बार फेल ही हुई है, क्योंकि भाई इतने सारे चैनल चैनल हैं और एक दो तीन तो मशीनी चैनल हैं। उन्होंने तो कहीं ना कहीं चढ़ाई रखी होगी। हाँ, जो मुझे लगेगा कि ये लग रही है वो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। मिस्ड कॉल जब आप पूरी कर लोगे तो एक साथ सुनूंगा। तो उम्मीद है कि अब आपने सुन ली होगी। सब्सक्राइब कर लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप पहले ऐसे हैं कहानी सुनाने वाले हो जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। ये गलत बात है ललित माकन जी। अगर आप किसी कहानी सुनाने वाले को सुन रहे हो तो उसकी मेहनत थोड़ी सी तो अप्रिशिएट करो यार। सब्सक्राइब तो हक बनता है उसका, जब आप सुन रहे हो उसकी कहानी। अगर आप बारी बारी सुन रहे हो तो, अगर आप नहीं सुन रहे हो बारी बारी, फिर नहीं, फिर आपकी इच्छा है। इतना तो हक बनता है कहानी सुनाने वाले का कि सब्सक्राइब तो कर लो, लाइक कमेंट करो, वो आपकी इच्छा है। ये मैं अपनी फायदे की बात कर रहा हूँ आपसे। अच्छा कि आपने सब्सक्राइब कर लिया, अब हटा मत देना। चलो, शैलेंद्र कक्कड़ जी का है। विक्रम भाई जी, मिस्ड कॉल तो बहुत मार्वलस। ये आप ही का वो था सजेशन। नॉवल है, साथ में आपकी मखमली आवाज़ ने चार चांद लगा देता है। चढ़ा दो। आपने चने के झाड़ पर चढ़ाकर मुझसे मिस्ड कॉल पढ़वाई। भाई बहुत, मतलब बहुत बड़ा मेंटल टॉर्चर था ये। आपने लिखा है, दोबारा से पढ़ता हूँ। विक्रम भाई जी, मिस्ड कॉल तो बहुत मार्वलस नॉवल है, साथ में आपकी मखमली आवाज़ चार चांद लगा देता है। ये मैं दोस्तों जानबूझ के पढ़ा क्योंकि मैं ट्रैक भूल गया था कहाँ है। ये अपनी तारीफ दोबारा करने के लिए नहीं। नॉवल का मज़ा दुगना कर देता है, नॉवल का मजाक गुना कर देता है, वैसे लिखा है आपने। लिखना आप चाह रहे थे शायद, नॉवल का मज़ा दुगना कर देता है। एक अनिल मोहन जी का बहुत पुराना मनोज पॉकेट बुक्स में आया था, हाईजैकर। वो भी बहुत मस्त नॉवल है, श्रोताओं को बहुत पसंद आएगा वो भी। हाईजैकर मेरे ख्याल से तो पहले कहीं है, और अगर कहीं है तो दोस्तों बताना यार। सुनाना चाहिए कि नहीं सुनाना चाहिए। मतलब मैं नो डिसरिस्पेक्ट टू शैलेंद्र जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने जिस कहानी की बात की है वो कहानी मेरे पास जो है वो भाई राजा पॉकेट बुक्स में है। मनोज का पहले आया होगा, हो सकता है दोबारा इन्होंने राजा पॉकेट बुक्स पे कर दिया हो। मेरे पास 40 रुपए कीमत वाला है, जबकि मैं अभी आपको जो सुना रहा हूँ वो 15 रुपए वाला है। तो यानी पुरानी कहानी सुना रहा हूँ मैं अभी आपको। ठीक है, चलो। अगर दोस्तों ने कहा कि ये कहानी पहले से है तो फिर किसी और बारी सुनाएंगे, नहीं तो फिर इसको ले लेंगे। आपका सजेशन है, अच्छी बात है। शैलेंद्र जी ने एक और कमेंट किया है, नील मोहन जी का एक नावल फिरौती भी है, वो भी बहुत मार्वलस है, उसे भी अपलोड करें। फिरौती, फिरौती भी मैंने कहीं देखा था। फिरौती, प, फिरौती। होगा तो ज़रूर आपको पेश कर दिया जाएगा, सब्जेक्ट टू
दोस्तों के फीडबैक पर। अगर मतलब किसी ने कहा कि अरे ये तो पहले से ही है, तो फिर रहने देंगे, नहीं तो कर लेंगे इसे भी फिरौती। हाँ ठीक है। नोटी सोनकर जी कह रहे हैं, विक्रम भाई अनिल मोहन का फिरौती नॉवल अपलोड कीजिए। ये भी फिरौती के ही, फिरौती के दो आ गए हैं, तो मैं नोट कर ही लेता हूँ इसको। 23 अप्रैल को शैलेंद्र जी फिरौती, और आपने कौन सा कहा? हाईजैकर। और नोटिस सुनकर फिरौती। ओके। ये नावल मेरे पास है तो सही, लेकिन पढ़ने का टाइम नहीं है, और आपकी आवाज़ में सुनने का मज़ा आता है। ठीक है भाई, करते हैं इसका कोई ना कोई इंतजाम। अगला कमेंट है ललित माकन जी का ही। ललित माकन जी ने दबा के कमेंट किए हुए हैं, भाई जी मैंने आपसे सुनील शेट्टी की कोई अनकही कहानी सुनाने को कहा था। अ, आपने कहाँ कहा था? या आपने 15 घंटे पहला कमेंट किया, 15 घंटे पहले, और उसके बाद आपने कमेंट कर दिया सुनील शेट्टी की कहानी। सुनील शेट्टी की तो भाई कोई कहानी नहीं है, किसी ने नहीं लिखी। जितनी लिखी थी उन पे फिल्में बन गई हैं सब, सच में। सुनील शेट्टी की मुझे लगता नहीं है, मैं फिर भी देखता हूँ अगर कोई मिल गई तो। हाँ, सुनील चक्रवर्ती की जो रिपोर्टर सीरीज की है वो ढूंढ लेता हूँ, कोई अनकही कहानी हुई तो ज़रूर। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी कहानी है जो अनकही, जो नहीं कही गई है, तो आप मुझे नाम सजेस्ट कर दीजिए। पूरी 122 की 22 मेरे पास हैं, आप नाम बताइए, मैं वो पढ़ दूंगा। क्योंकि आप सभी सीरीज की कहानी सुनाते हुए रमाकांत की बातों पर बहुत हंसते हो, और मुझे आपकी हंसी बहुत अच्छी लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी। अ, आपका एक अगला कमेंट है, वैसे मैंने आपकी लगभग 100 बाइक से लेकर, अच्छा 100 माइल लिखना चाह रहे होगे आप, 100 माइल से लेकर अब तक की सभी कहानियां सुन ली हैं। अच्छा, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब आपने अब किया है, कहानियां तो आपने मतलब बहुत देर से सुन रहे थे, इसका मतलब है मर्जी है आपकी। आपके ऐसा कहने का मतलब उन दोस्तों की जो सुन रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब तो यार हक बनता है। मगर बीच में डॉन का मंत्री छूट गई थी, इसलिए मैं अभी उसे सुन रहा हूँ। आपका मिस्ड कॉल सुनूंगा। ठीक है, आप करिए एंजॉय, और उसके बाद फिर मुझे लगता नहीं है कि आपको कमेंट का उत्तर मिलेगा मेरे को, क्योंकि मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि इस कमेंट का उत्तर आपको इतवार के दिन मिल जाए। लेकिन अगर आप देर से सुनेंगे तो फिर तो लेट हो जाएगा। अच्छा, ये मुझे लग रहा है कि आप लोगों को लगेगा कि यार ये तो साथ के साथ आ नहीं रहा फीडबैक, है ना, कमेंट का। लेकिन मैं क्या करूं, मैं आप ही के फायदे की बात कर रहा हूं कि हर रोज़ कुछ ना कुछ अपलोड के लिए रेडी हो। और अगर मेरा एक आधा दिन मिस भी हो जाता है तो उसको मैं फिर किसी और दिन कवर कर सकता हूं, कहने का मतलब ये है। इसलिए दोस्तों मैं ये थोड़ा आगे करके चल रहा हूँ। बाकी आप लोगों की इच्छा है, जैसा कहेंगे वैसा कर लेंगे। चलो, अब ऑलमोस्ट 10 मिनट हो गए हैं, वापस चलते हैं अपनी कहानी का अगला भाग पढ़ते हैं। षड्यंत्र भाग 2। होटल में स्थित अपने कमरे में पहुंचकर अर्जुन भारद्वाज ने कॉफी का ऑर्डर दिया और बाथरूम में प्रवेश कर गया। नहा धोकर बाहर निकला तब तक वेटर कॉफी ले आया था। कॉफी के घूंट भरते हुए अर्जुन भारद्वाज सोचों में डूब गया। अब इसमें तो कोई शक बाकी नहीं बचा था कि होटल ड्रीमलैंड युवती की हत्या से पक्का संबंध रखता है। दरबान भीम सिंह ने खुद माना, असिस्टेंट मैनेजर मनोहर लाल ने माना, परंतु उसे इस केस में आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिल रहा था। ना तो भीम सिंह मुंह खोलने को तैयार था, ना ही मनोहर लाल। मनोहर लाल ने तो उसे स्पष्ट मौत की धमकी दे डाली थी। अर्जुन भारद्वाज के लिए यह जानना जरूरी था कि मरने वाली युवती कौन है। उसके बाद ही वो कदम दर कदम आगे बढ़कर उसके हत्यारों तक पहुंच सकता था। उसने मन ही मन फैसला किया कि जानकारी हासिल करने के लिए उसे भीम सिंह या मनोहर लाल को अकेले में पकड़ना होगा। अर्जुन भारद्वाज इन्हीं सोचों में डूबा था कि फोन की घंटी बज उठी।
उसने एक निगाह फोन पर डालते हुए कॉफी का घूंट भरा, फिर प्याला टेबल पर रखकर उठा और आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया। हेलो, अर्जुन भारद्वाज। अर्जुन भारद्वाज के होंठ भिज गए। वो आवाज को पहचान चुका था कि ये वही स्वर है जो उसे धमकी दे रहा था कि रात के 12 बजे तक वो छत्तीसगढ़ छोड़ जाए। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? अर्जुन भारद्वाज व्यंग भरे स्वर में कह उठा। बहुत खुश हो रहे हो? हाँ, अभी अभी मुझे खबर मिली कि मेरी लॉटरी निकली है। लॉटरी तो तुम्हारी मैं भी निकलवा सकता हूं। कैसे? जितने की लॉटरी चाहते हो उतना तुम्हें मिल जाएगा। बोलो, कितना चाहते हो? बदले में मुझे क्या करना होगा? अर्जुन भारद्वाज हौले से हंसा। छत्तीसगढ़ से निकल जाना होगा। यानी कि यहां से चले जाने की मुझे कीमत दे रहे हो? कीमत नहीं, इनाम। बोलो, मंजूर है? माला माल कर दूंगा। तुम हो कौन? इस बात से तुम्हें कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। सिर्फ अपने काम से मतलब रखो। यानी कि तुम चाहते हो कि मैं उस मृत युवती के बारे में छानबीन ना करूं? हाँ। इसका मतलब तुमने उसे मारा है और तुम नहीं चाहते कि मैं हत्यारे की तलाश करता करता तुम तक पहुंचूं? उसे मैंने नहीं मारा, बल्कि मेरे इशारे पर उसे मेरे आदमियों ने मारा है। मेरे आदमी कोई छुटपुट बदमाश नहीं है, और मैं भी शराब के ठेके के मालिक जैसा दादा नहीं हूं। मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है। छत्तीसगढ़ में सिर्फ मेरा ही इशारा चलता है। तुम जैसों को तो मैं कीड़े मकोड़ों की तरह मसल कर रख देता हूं। अगर तुम जैसों की परवाह करने लगूं तो कुछ ही घंटों में मेरी ऑर्गेनाइजेशन का भट्टा बैठ जाए। रिसीवर से आती आवाज में अब दरिंदगी उभर आई थी। समझ रहे हो ना मेरी बात? समझ तो रहा हूं, लेकिन ये बात नहीं समझ रहा कि अगर तुम मेरे जैसों को कीड़े मकोड़ों की तरह मसल सकने की हिम्मत रखते हो तो फिर मेरी लॉटरी क्यों निकाल रहे हो? किसी की जान मैं तभी लेता हूं जब मजबूर हो जाता हूं। पहले प्यार से मामला निपटाता हूं। तभी तो उस ठिगने और लंबे को मेरी जान लेने के लिए मेरे पीछे डाल दिया था। सब कुछ करना पड़ता है। अपनी जबान पर तो कायम रहो। कभी इधर घूम जाते हो, कभी उधर। अर्जुन भारद्वाज व्यंग में बोला। तुमने मेरे 2 आदमियों को खत्म किया है। वो मेरे बेहतरीन आदमी थे। वास्तव में? क्योंकि उन पर काबू पाते समय मुझे अपनी जान खतरे में महसूस होने लगी थी। ऐसे और भी कई आदमी हैं मेरे पास। उन्हें संभाल कर रखना। मैं चाहता तो तुम मनोहर लाल के पास से जिंदा वापस नहीं आ सकते थे। मनोहर लाल के बस में नहीं है मुझे संभालना। अर्जुन भारद्वाज हंसा। भूल में हो। मनोहर लाल बहुत ही खतरनाक है। उसे बस में करना आसान नहीं है। मनोहर लाल ठिगने और लंबे से भी ज्यादा खतरनाक है तो बता दो। क्षण भर लाइन में खामोशी रहने के पश्चात आवाज आई। कितने की लॉटरी चाहते हो? जो लॉटरी मेरी निकालना चाहते हो वो पैसा अपने आदमियों में बांट दो। उनसे कहो जितनी जल्दी हो सके अर्जुन भारद्वाज के शरीर के टुकड़े कर डालो। ऐसा करने करके शायद बात बन जाए। बेवकूफी मत करो। यार, तुम तो मुझे ऐसे झाड़ रहे हो जैसे मेरे बाप लगते हो। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस मामले से अपना हाथ खींच लो। मैं खामखा का शोर शराबा नहीं चाहता। तुम्हें लेकर हो सकता है शोर शराबा हो, इसलिए इस मामले को आराम से दबा देना चाहता हूं। वरना तुम्हें समझाने की मुझे आवश्यकता ही क्या है? अभी अपने आदमी भेजूं और तुम्हें होटल के कमरे में ही भून कर शान से बाहर निकल आएंगे। कोई उनके खिलाफ गवाही नहीं देगा। समझे? मेरी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ तो पुलिस भी नहीं खड़ी होती। प्यार से समझा रहा हूं, मेरी बात मान जाओ।
इसी में तुम्हारी जान सुरक्षित है। कमाल है, तुम्हें मेरी जान की इतनी ज्यादा चिंता है कि तुम मुझे मुंह मांगी रकम देकर छत्तीसगढ़ से निकल जाने को कह रहे हो। दूसरी तरफ अपनी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के गुणगान गा रहे हो कि वो जो भी चाहे वही कर सकती है। मुझे तो तुम्हारा दिमाग सेंटर में नहीं लगता प्यारे। तुम मेरी बातों को मजाक में ले रहे हो। तुम्हारी ये हरकत तुम्हें मौत के मुंह में पहुंचा सकती है। मेरे बारे में चिंता करना छोड़ दो, सिर्फ अपने काम से मतलब रखो। चंद क्षण की खामोशी के बीच अर्जुन भारद्वाज को रिसीवर में से तीली जलने की आवाज आई, यानी कि फोन करने वाले ने सिगरेट सुलगाई थी। एक बात का जवाब दो अर्जुन भारद्वाज। क्या? तुम उस युवती के हत्यारे को तलाश क्यों करना चाहते हो? क्योंकि उस युवती का हत्यारा मुझे ठहराया जा रहा है, जबकि मेरा उससे कोई वास्ता ही नहीं था। मैंने अपने ढंग से छानबीन की है। ये केस तो समाप्त हो गया, तुम्हें पुलिस ने छोड़ दिया। जाहिर है कि तुम उसके हत्यारे साबित नहीं हुए। शब्दों को चबाकर कहा गया। 70,000 रुपया इंस्पेक्टर को दिया गया है केस बंद करने के लिए, और ये करके मैंने खुद को जबरदस्ती ही युवती का हत्यारा बना लिया है। रिश्वत अपराधी देता है, मुझ जैसा शरीफ इंसान नहीं। मैं अपने माथे पर लगा हत्या का कलंक मिटाकर ही छत्तीसगढ़ से जाना चाहता हूं। बचपना कर रहे हो। बचपना नहीं, अपने अपने उसूल हैं। तुम अब अपनी ही जान के दुश्मन बनने जा रहे हो। बेवकूफ आदमी, अकल से काम लो। तुमने मेरी कार की डिग्गी में युवती की लाश क्यों रखवाई? मैंने नहीं रखवाई। ऐसे काम मेरे आदमी करते हैं। इत्तेफाक से उन्होंने तुम्हारी कार की डिग्गी में लाश रख दी थी। ये गलती उनसे अवश्य हुई। उन्हें नहीं मालूम था कि यह अर्जुन भारद्वाज की कार है। अब मैं तुम्हें एक राय देता हूं। क्या? ठिगने और लंबे आदमी जैसी अपनी सारी फौज को मेरे पीछे डाल दो, क्योंकि जब तक मैं जिंदा रहूंगा, युवती के हत्यारे को तलाश करने के चक्कर में तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए खतरा बना रहूंगा। ऐसे में हो सकता है तुम्हें कोई तगड़ा नुकसान हो जाए। समझदार इंसान को आने वाले खतरे के प्रति सजग रहना चाहिए और पहले ही उसका इंतजाम कर देना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो। इस बार आने वाली आवाज में दरिंदगी के भावों का समावेश था। मैंने तुम्हें बहुत समझाया, प्यार से समझाया, तुम नहीं माने। जबकि तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि जान से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। लेकिन कुछ जाहिलों को मौत से बहुत लगाव होता है, जैसे कि तुम्हें। चलो, समझे तो सही, बेशक देर से समझे। अर्जुन भारद्वाज हंसा। तुम भी मेरी बात समझोगे, अवश्य समझोगे, जब मौत को गले लगाने जा रहे होगे, और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। जिंदगी की डोर तुम्हारे हाथ से निकल चुकी होगी। आने वाली आवाज में मौत के भाव थे। मुझे तुम्हारी मौत का वास्तव में अफसोस होगा अर्जुन। मैं अपनी मौत का इंतजार करूंगा, अर्जुन ने होंठ भींचकर कहा। इंतजार करो, मौत तुम्हारे पास बहुत जल्द पहुंचने वाली है। और तुम्हें भी ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मेरे कदम तुम्हारी तरफ ही बढ़ रहे हैं, अर्जुन ने होंठ भींचकर खतरनाक लहजे में कहा और रिसीवर नीचे रख दिया। अगला दृश्य। लंच लेने के पश्चात अर्जुन ने 1 घंटे की नींद ली, फिर तैयार होकर कॉफी मंगवाकर छोटे छोटे घूंट भरने लगा। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था कि अब कौन सा कदम उठाए। कॉफी का प्याला समाप्त होने तक उसने सोचा, फिर आगे बढ़कर रिसीवर उठाकर होटल के रिसेप्शन से होटल ड्रीमलैंड का नंबर मांगकर लाइन डायरेक्ट करने को कहा। अगले ही पल उसे डायरेक्ट लाइन मिल गई। अर्जुन ने होटल ड्रीमलैंड का नंबर मिलाया तो अगले ही पल उसके कानों में युवती की सुरीली आवाज पड़ी। होटल ड्रीमलैंड? मुझे मनोहर लाल से बात करनी है, अर्जुन ने अधिकार भरे स्वर में कहा। कौन मनोहर लाल? असिस्टेंट मैनेजर मनोहर लाल। वेरी सॉरी सर। युवती का खनकता स्वर उसके कानों से टकराया।
मनोहर लाल जी तो चले गए। कहाँ चले गए? अपने घर पर सर। उनकी ड्यूटी आज सुबह 8 बजे से शाम 3 बजे तक ही थी। अगर कोई ज़रूरी मैसेज हो तो आप नोट करवा दीजिए, उन तक पहुंच जाएगा, युवती ने मधुर स्वर में कहा। मैसेज देने वाला काम नहीं है, अर्जुन ने अपनी आवाज में और भी तेजी लाकर कहा। मेरा मनोहर लाल से मिलना बहुत जरूरी है, वरना लाखों का नुकसान हो जाएगा। समय बहुत कम है। इस बार युवती की आवाज में गंभीरता थी। लेकिन सर, इस समय मनोहर लाल जी से मुलाकात कैसे हो सकती है? मनोहर लाल के घर का पता बता दो। मनोहर लाल जी ने सख्ती से मना कर रखा है कि उनके घर का पता किसी को ना बताया जाए। मैडम, अर्जुन एक एक शब्द चबाकर बोला, अगर मनोहर लाल से मेरी मुलाकात नहीं हुई तो बहुत तगड़ा नुकसान होगा और इसकी जिम्मेवारी मैं तुम पर डाल दूंगा। फिर भुगतती रहना। ओके ओके, युवती ने कहा। मैं फोन पर मनोहर लाल जी से बात करके ही आपको जवाब दे सकती हूँ। आप अपना नाम बता दीजिए और कुछ देर होल्ड कीजिए। मैं अपना नाम नहीं बता सकता, अर्जुन ने तीव्र स्वर में कहा। मुझे मनोहर लाल के घर का पता नहीं चाहिए। फोन से ही काम चल जाएगा। फोन पर मैं उससे बात कर लूंगा। नंबर बताओ। और अब ये मत कह देना कि तुम मनोहर लाल के घर का फोन नंबर भी नहीं बता सकती। अच्छी बात है, आप फोन नंबर नोट कीजिए। कहने के साथ ही युवती ने फोन नंबर दोहराया, जिसे कि अर्जुन भारद्वाज ने अपने दिमाग में अच्छी तरह सुरक्षित कर लिया। इसके साथ ही उसने रिसीवर रखा। उसके होंठों पर जहरीली मुस्कान नृत्य कर रही थी। अर्जुन भारद्वाज ने फोन के पास रखी टेलीफोन डायरेक्टरी खोली और फोन नंबर के दम पर डायरेक्टरी में से मनोहर लाल का पता तलाश करने लगा। 10 मिनट लगे उसे इस काम में। मनोहर लाल का पता मिल गया। शंकर स्ट्रीट, 9 नंबर बंगला। रिवॉल्वर का चैम्बर भरने के पश्चात उसने रिवॉल्वर जेब में डाली और कमरे से बाहर निकल गया। अगला दृश्य। होटल से बाहर निकलकर अर्जुन भारद्वाज पार्किंग में खड़ी अपनी कार की तरफ बढ़ा। उसके मस्तिष्क में शंकर स्ट्रीट 9 नंबर बंगला घूम रहा था। मनोहर लाल का घर, जो कि मृतका के बारे में सब कुछ जानता था। मन ही मन अर्जुन भारद्वाज ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि चाहे जैसे भी हो, वो मनोहर लाल का मुंह खुलवाकर अपने प्रश्नों का जवाब हासिल करके रहेगा। अभी वो चंद कदम ही आगे बढ़ा होगा कि एक अंगारा उसके चेहरे को गर्मी देता हुआ निकल गया। अर्जुन भारद्वाज छिटका। मस्तिष्क में ये बात फौरन कौंधी कि साइलेंसर लगे रिवॉल्वर से उस पर फायर किया गया है। अगले ही पल उसने छलांग मारी और एक कार की ओट में हो गया। रिवॉल्वर निकलकर हाथ में आ गई। जबड़े कस गए। उसकी पैनी निगाहें चारों तरफ घूमने लगी। पार्किंग में चारों तरफ कारें ही कारें थी। उस पर वार करने वाले जाहिर है कारों की ओट में ही छिपे होंगे। अर्जुन भारद्वाज ने अपनी निगाहें कारों की कतारों के बीच टिका दी। काफी देर तक कोई आहट, कोई हलचल नहीं हुई। अर्जुन समझ गया कि दुश्मन खतरनाक ही नहीं, चालाक भी है। उस पर दूसरी गोली नहीं चलाई गई। वो लोग जो भी हैं, स्थिति का जायजा ले रहे हैं। अर्जुन होंठ भींचे अपनी जगह पर दुबका रहा, हाथ में थमी रिवॉल्वर अपना निशाना लेने के लिए हरदम तैयार। तभी अर्जुन एकाएक सतर्क हो गया। होंठ भिज गए। सामने से चौथी कार के पीछे से उसे हल्की सी आहट आई। अर्जुन भारद्वाज ने अपना सिर जमीन के साथ लगाकर देखा। चौथी कार के पीछे उसे किसी के जूतों की झलक मिली। उसके देखते ही देखते वो जूते धीरे धीरे आगे सरकने लगे। एक बार उसे रिवॉल्वर की झलक भी मिली। सिर जमीन से टिकाए अर्जुन उसे सरकते देखता रहा। वो धीरे धीरे कार के बाहरी हिस्से की तरफ बढ़ रहा था। अर्जुन भारद्वाज ने सिर सीधा किया और रिवॉल्वर संभाल कर उसके कार के आगे आने की प्रतीक्षा करने लगा। उसके चेहरे पर जहान भर की सख्ती सिमटी पड़ी थी। अर्जुन भारद्वाज इंतजार करता रहा। चंद पल बीते, फिर उसका सिर आगे आया।
उसने झांकने का प्रयत्न किया था, ये जानने की चेष्टा की थी कि अर्जुन है कहाँ, नजर आ रहा है या नहीं। इतना ही मौका अर्जुन भारद्वाज के लिए बहुत था। इससे पहले कि वो अर्जुन भारद्वाज को देख पाता, अपनी निगाहें टिका पाता, अर्जुन भारद्वाज के हाथ में थमी रिवॉल्वर गरजी और उस व्यक्ति की खोपड़ी के चिथड़े चिथड़े उड़ गए। खून के छींटे आसपास पड़ी कारों पर जा पड़े। उसका मृत शरीर जमीन पर जा बिछा था। उसके रिवॉल्वर हाथ से निकलकर चंद फीट दूर जा गिरी थी। अर्जुन भारद्वाज फायर करते ही पुनः ओट में हो गया। एक शिकार को तो उसने समाप्त कर दिया था, और कितने थे ये वो नहीं जानता था। और कोई नहीं भी हो सकते थे, और होने को दो चार और भी हो सकते थे। अभी उसे बेहद सावधान रहने की आवश्यकता थी। दूसरा खतरा उसे इस बात का लग रहा था कि उसके फायर की आवाज कईयों ने सुनी होगी। होटल वाले निकलकर बाहर भी आ सकते थे। उसके लिए कई मुसीबतें खड़ी हो सकती थी। फिलहाल तो वो रिवॉल्वर थामे अपनी जगह पर डटा रहा। 5 मिनट बीत गए, कुछ भी नहीं हुआ। हो सकता है दुश्मन एक ही हो। अर्जुन को यह विचार ज्यादा देर उचित नहीं लगा। उस पर हमला करने के लिए अकेला दुश्मन नहीं आ सकता, उसका कोई साथी भी अवश्य होगा। परंतु इतनी लंबी खामोशी होने के कारण उसे सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। आखिरकार उसने उठने का फैसला किया। उसने चारों तरफ निगाह मारी, किसी को न पाकर धीरे धीरे वो सीधा खड़ा हो गया। तभी उसे अपने पीछे हल्की सी आहट महसूस हुई। अर्जुन भारद्वाज ने फुर्ती के साथ पलटना चाहा, लेकिन उसके पलटने से पहले ही फायर हुआ। तब तक वो पलट चुका था। उसके 4 फुट सामने दादा टाइप व्यक्ति छाती को थामे नीचे झुकता चला जा रहा था। उसका रिवॉल्वर वाला हाथ नीचे लटक चुका था। देखते ही देखते वो छाती के बल अर्जुन भारद्वाज के कदमों में आ गिरा। घप की आवाज हुई, फिर शांति छा गई। अगले ही पल अर्जुन भारद्वाज ने फुर्ती के साथ आसपास निगाहें दौड़ाई। उसे हैरानी थी कि उसे गोली किसने मारी, खासतौर से तब जब पीछे से वो उस पर फायर करने जा रहा था। छत्तीसगढ़ में आखिर उसका हिमायती कौन आ गया जिसे उसके जिंदा रहने में दिलचस्पी हो। तभी उसकी निगाह ज्योति प्रसाद पर पड़ी। इंस्पेक्टर ज्योति प्रसाद। वो सादे कपड़ों में 2 कारें पार उसकी कार के समीप खड़ा था। ज्योति प्रसाद उसे देखकर मुस्कुराया, फिर हाथ से उसे करीब आने का इशारा किया। अर्जुन भारद्वाज फौरन उसके पास पहुंचा। तुम? हाँ। उसे तुमने शूट किया? अर्जुन भारद्वाज ने हैरानी से कहा। हाँ, मैं उसे न मारता तो वो तुम्हें शूट कर देता। अभी वहां पर तुम्हारी लाश पड़ी होती। यहां से फौरन निकल चलो। 2 बार फायर की आवाज गूंजी है। इस आवाज को पहचानने वाले सतर्क हो चुके होंगे। वो इस तरफ भी आ सकते हैं। मैं खामखा किसी पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। अर्जुन भारद्वाज ने फिर कुछ न पूछा, जल्दी से कार में बैठा, कार स्टार्ट की। ज्योति प्रसाद भी दरवाजा खोलकर उसकी बगल में जा बैठा। अर्जुन भारद्वाज ने कार आगे बढ़ा दी। कुछ ही क्षणों में वो होटल की 4 दीवारी से बाहर था। अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए सिगरेट सुलगाई। मेरी जान बचाने का शुक्रिया। पुलिस वाला हूं, लोगों की जान बचाना तो मेरे फर्ज का हिस्सा है। तुम्हारा फर्ज? मैं देख चुका हूं तुम अपना फर्ज किस तरह निभाते हो। अर्जुन भारद्वाज कड़े स्वर में कह उठा। तुमने अभी कुछ भी नहीं देखा। ज्योति प्रसाद मुस्कुराया। मैं किसी की जान का सौदा नहीं करता, किसी की जान नहीं लेता। अब तुम अपनी ही बात लो। तुम्हें लाश के साथ गिरफ्तार किया गया। जो होना था वो तो हो ही गया। अब अगर तुम्हें छोड़ने के मैंने 70,000 ले लिए तो कौन सा गुनाह कर दिया? बहुत बड़ा गुनाह किया। तुमने अपने फर्ज से गद्दारी की। जो मर्जी सोचो, तुम्हारी सोचो पर मैं पहरे तो नहीं बिठा सकता। वैसे तुम बड़े मौके पर आए, इस तरफ कैसे आ गए? अर्जुन भारद्वाज ने एकाएक उसे देखा। 2 बातें थी। क्या? एक तो मैं ये जानना चाहता था कि मुझसे 70,000 वापस लेने के तुम कितने प्रतिशत हकदार हुए थे। अभी तक तो सिर्फ 10%।
बस? हाँ, वैसे मुझे आशा है कि आज की रात बीतने तक मैं 50% का हकदार हो जाऊंगा। वो कैसे? हर बात तुम्हें बतानी जरूरी तो नहीं, अर्जुन भारद्वाज बोला। वैसे तुम्हें मालूम कैसे हुआ कि मैं इस होटल में ठहरा हूँ? पुलिस वाला हूँ, तुम जैसे लोगों को आसानी से ढूंढ लेता हूँ। मेरे मामले में तुम कैसे घुसे, यानी कि शूटिंग में? रास्ते में मेरी जीप खराब हो गई थी, तो उसे वर्कशॉप पर छोड़कर टैक्सी द्वारा यहाँ आया और होटल के सामने उतरकर पैदल ही भीतर प्रवेश किया। तभी मेरी निगाह तुम पर पड़ी। तब तुम होटल के मेन द्वार से निकलकर पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे। मैं तुम्हारी तरफ बढ़ ही रहा था कि उसी समय तुम्हें छलांग मारकर कार की ओट में छिपते देखा। साथ ही तुम्हारे हाथ में रिवॉल्वर नजर आई। तब तो मैं माजरा नहीं समझा, लेकिन अगले ही पल मेरी निगाह अन्य दो आदमियों पर पड़ी जो कारों की ओट में रिवॉल्वर लिए खड़े थे। तब मैं समझा कि उन्होंने रिवॉल्वर से बेआवाज फायर तुम पर किया है। उनके रिवॉल्वर पर सलेंसर लगे थे। मैंने उन पर निगाह रखनी शुरू कर दी। फिर एक को तो तुमने शूट कर दिया। दूसरा कुछ ज्यादा ही चालाक था। उसे तुम्हारी छिपने की जगह के बारे में मालूम हो गया था। कारों के गिर्द वो लंबा चक्कर काटकर तुम्हारी पीठ पर पहुंच गया। तुम्हें इस बात का एहसास नहीं हो सका क्योंकि तुम्हारा ध्यान तो सामने की तरफ था। तुमने तो सोचा भी नहीं था कि कोई पीछे से तुम्हारे सर पर पहुंच सकता है। उसने रिवॉल्वर सीधी कर ली थी तुम्हें शूट करने के लिए। तुम तब भी उसकी तरफ से अनजान थे। आखिरकार मजबूर होकर मुझे अपनी रिवॉल्वर का इस्तेमाल करना पड़ा। एक बात समझ में नहीं आई कि तुमने मुझे क्यों बचाया, जबकि मेरे मरने से तुम्हारा फायदा था। तुम्हारे पास पहुंच चुके 70,000 को कोई खतरा नहीं होना था। बच्चे हो, नहीं समझोगे, ज्योति प्रसाद हंसा। अर्जुन भारद्वाज, मैं रिश्वत अवश्य लेता हूं, परंतु किसी की जान का सौदा नहीं करता। मरे हुओं का सौदा अवश्य कर लेता हूं, जैसा कि तुम्हारे साथ किया। मरों को तो जिंदा नहीं किया जा सकता, लेकिन जो जिंदा हैं और मेरी आंखों के सामने मरने जा रहे हैं, उन्हें तो बचाया जा सकता है, जैसे कि मैंने तुमको बचाया। रही बात तुम्हारे जिंदा रहने से मेरे पास मौजूद 70,000 खतरे में पड़ जाएंगे, तो इस बात की परवाह नहीं। क्यों परवाह क्यों नहीं? इसलिए कि जिंदगी भर की नौकरी में मैंने ऐसे 70 बहुत कमाए हैं। अगर एक 70 मुझे वापस भी देने पड़े तो मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझूंगा दान कर दिए। तुम जैसे गिरे व्यक्ति के विचार कोई खास बुरे नहीं है। मैं भी बुरा नहीं हूं। जब तुम्हारा देखने का नजरिया बदलेगा तो सब समझ जाओगे। खैर छोड़ो। यहां आने के तुम दो कारण बता रहे थे, अर्जुन भारद्वाज ने कहा। हाँ, दूसरा कारण कुछ गंभीर है। ज्योति प्रसाद ने बेचैनी से सीट पर पहलू बदला। क्या? अर्जुन भारद्वाज ने उस पर निगाहें टिकाकर पुनः सड़क पर देखने लगा। इंस्पेक्टर ज्योति प्रसाद ने अपनी आंखों को मसला, फिर गहरी सांस लेकर कह उठा। इस शहर यानी छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन पनप रही है। उस ऑर्गेनाइजेशन को रेड लाइन कहकर पुकारा जाता है। छत्तीसगढ़ में रेड लाइन का इतना ज्यादा खौफ है कि कोई भी उसके सामने सिर नहीं उठा सकता, उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता। यहां तक कि हम लोग पुलिस वाले भी रेड लाइन के कारनामे देखकर मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की पुलिस की बहादुरी के कारनामे बता रहे हो? अर्जुन भारद्वाज ने व्यंग से कहा। इंस्पेक्टर ज्योति प्रसाद कुछ नहीं बोला। आगे कहो। अंडरवर्ल्ड से जो खबरें सुनने को मिल रही हैं, उसमें एक खबर यह भी है कि कोई प्राइवेट जासूस रेड लाइन से टकराने की चेष्टा कर रहा है। अभी तक वो जासूस तो नहीं मरा, बल्कि उसने रेड लाइन के आदमियों को मार दिया। ये खबर मिलते ही मैं समझ गया कि वो प्राइवेट जासूस तुम्हारे अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। तुम ठीक समझे। रेड लाइन से क्यों टकरा रहे हो? ज्योति प्रसाद ने उसके चेहरे पर निगाह मारी। इसलिए कि जिस युवती की लाश मेरी कार की डिग्गी में मिली, उस युवती को रेड लाइन नहीं मारा है। उसने ही मेरी कार की डिग्गी में लाश रखी।
और मैं उस युवती के हत्यारे की तलाश में हूं। इससे अब जाहिर है कि मुझे रेड लाइन से तो टकराना ही पड़ेगा। इसके सिवाय मेरे पास और कोई चारा नहीं है। तुम शायद रेड लाइन के बारे में ठीक प्रकार से जानते नहीं अर्जुन भारद्वाज। वो बहुत खतरनाक है, उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। फिर तुम तो अकेले हो, भूल जाओ सब बातों को। तुम्हारे सिर पर किसी की हत्या का इल्जाम नहीं है, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं। तुम कहीं भी जाने को आजाद हो। माथे पर हत्या का कलंक लेकर फालतू की बात मत करो। अगर तुमने मुझे 70,000 लिए बिना छोड़ दिया होता तो मैंने वापस दिल्ली चले जाना था, परंतु तुमने मुझे रिश्वत लेकर छोड़ा। और रिश्वत सिर्फ वही देते हैं जो अपराधी होते हैं, जिनके मन में चोर होता है, अर्जुन भारद्वाज ने तीखे स्वर में कहा। तुम रेड लाइन को बहुत खतरनाक बता रहे हो। होटल की पार्किंग में तुमने जिस आदमी को शूट किया, उसे शूट करते समय तुम जानते थे कि वो रेड लाइन का आदमी है? हाँ, तुम्हारे पीछे पड़ने वाले, तुम्हारी जान लेने वाले रेड लाइन के आदमी ही हो सकते हैं। फिर भी तुम्हें डर नहीं लगा कि तुम रेड लाइन के आदमी को शूट कर रहे हो? लगा था, मामूली सा लगा था। दरअसल मैं सादे कपड़ों में था, तब वहां पर और कोई भी नहीं था। एक आदमी मुझे देखा भी होगा तो कल को वर्दी में देखकर मुझे पहचान नहीं सकेगा। और अगर पहचान लिया तो? बेवजह मुझे डराने की चेष्टा न करो, कोई नहीं पहचानेगा मुझे। ज्योति प्रसाद ने मुंह बनाया। अर्जुन भारद्वाज ने कार को सड़क के किनारे रोक दिया। मुझे कहीं जाना है इंस्पेक्टर साहब। जाओ, कहीं भी जाओ, मैं तुम्हें रोकने के लिए मना नहीं कर रहा हूं। इंस्पेक्टर ज्योति प्रसाद ने उसके चेहरे पर निगाह टिकाकर कहा। मैं तो तुम्हें समझा रहा हूं कि रेड लाइन के रास्ते में मत आओ। अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता। रेड लाइन के बारे में और क्या जानते हो? और क्या? मसलन वो कौन है जो इस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे है, कौन है इसका जन्मदाता? इस बारे में मैं तो क्या, कोई भी नहीं जानता होगा। ज्योति प्रसाद ने सिर हिलाया। मैंने यहां तक सुना है कि खुद रेड लाइन ऑर्गेनाइजेशन वाले भी असली रेड लाइन को नहीं पहचानते। फिर वो अपने आदेश कैसे अपने आदमियों तक पहुंचाता है? कुछ तो करता ही होगा। फोन पर तो ये काम होने से रहा। ठीक कह रहे हो, फोन पर ऐसे काम नहीं हो सकते। कोई भी उनका संदेश पकड़ा जा सकता है। रेड लाइन का ठिकाना कहाँ है, कुछ जानते हो इस बारे में? ठिकाने तो कई होंगे, परंतु मेरी नॉलेज में होटल ड्रीमलैंड रॉयल रेड लाइन का ठिकाना है। रेड लाइन के बारे में कोई खास बात? नहीं, मैं इन लोगों के बारे में खास कुछ नहीं जानता, कभी वास्ता ही नहीं पड़ा। ज्योति प्रसाद ने आंखें सिकोड़कर उसे देखा। तो तुम्हारा इरादा पक्का है रेड लाइन से टकराने का? मैं किसी से टकराने नहीं चाहता। मैं सिर्फ उस युवती के हत्यारे की तलाश करना चाहता हूं। और तुम्हारी तलाश रेड लाइन से टकराहट पर ही समाप्त होगी? होने दो, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? ज्योति प्रसाद ने कार का दरवाजा खोला और नीचे उतर गया। मर्जी तुम्हारी, जो जी में है करो, किसी बात की चिंता मत करना। उस 70,000 में से तुम्हारे लिए बढ़िया सा कफन खरीद दूंगा। तुम्हारी अर्थी को शानदार बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। अर्जुन भारद्वाज ने हाथ बढ़ाकर कार का दरवाजा बंद किया और मुस्कुराकर बोला, मेरी जान बचाने का एक बार फिर शुक्रिया। कहने के साथ ही उसने कार आगे बढ़ा दी। अगला दृश्य। अर्जुन भारद्वाज शंकर स्ट्रीट पहुंचा। यहां बंगले छोटे किंतु खूबसूरत बने हुए थे। मनोहर लाल का 9 नंबर बंगला ढूंढने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। वो लाल रंग का खिलौना टाइप खूबसूरत बंगला था। गेट पर दरबान खड़ा था। गेट से बंगले तक के फाटक तक गेट से बंगले के फाटक तक लाल बजरी की कृत्रिम सड़क जा रही थी। बाईं तरफ लॉन था। चार दीवारी के भीतरी तरफ सफेदे के पेड़ लंबी कतार में लगे हुए थे। शाम के 6 बज रहे थे। सूर्य पश्चिम की तरफ झुक रहा था। अर्जुन भारद्वाज काफी देर बंगले का मुआयना करता रहा।
चोरी छिपे बंगले में प्रवेश करने का उसे एक ही रास्ता दिखाई दिया। वो था बंगले की पिछली तरफ से। पिछली तरफ छोटी सी गली थी, सुनसान सी। किसी का उधर से गुजरना भी संभव नहीं था। किसी की निगाह आसानी से उस पर नहीं पड़ सकती थी। अर्जुन भारद्वाज ने कुछ समय और बिताया। जब 7 से ऊपर का समय हो गया, सूरज डूब गया, तो वो बंगले के पीछे वाली गली के पिछवाड़े में पहुंचा। रास्ता साफ देखा। एक ही छलांग में उसने दीवार की मुडेर थामी और गर्दन ऊपर करके भीतर झांका। उसे कोई भी नजर नहीं आया। खूबसूरत लॉन खाली पड़ा था। अगले ही पल वो दीवार की मुंडेर पर था, फिर एक ही छलांग में दीवार के भीतरी तरफ। बंगले में कूदते ही उसने सफेदे के पेड़ के तने की ओट ले ली थी। कई पलों तक वो वैसे ही खड़ा रहा, परंतु किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं हुई। बंगले की इमारत के पिछली तरफ उसे दरवाजा नजर आ रहा था, जो कि बंद था। फिर अर्जुन वहां से भागा। उसका रुख बंद दरवाजे की तरफ था। 2 ही पलों में वो उस दरवाजे के पास था। उसने दरवाजे पर हथेली रखकर उसे भीतर धकेला, परंतु वो बंद था। अर्जुन भारद्वाज 2 पल खड़ा सोचता रहा, फिर जूतों के बीच में से पतली सी तार निकाली और दरवाजे पर नजर आ रहे की होल में तार का सिरा फंसाकर उसे खास अंदाज में झटका देकर दरवाजे के हैंडल पकड़कर उसे दबाया। तीसरी बार कोशिश करने पर दरवाजा खुल गया। अर्जुन भारद्वाज ने तार को वापस जूतों में फंसाया, फिर जेब में हाथ डालकर रिवॉल्वर निकाली और दरवाजे को धकेलते हुए बेआवाज निशब्द भीतर प्रवेश कर गया। बंगले के भीतर से किसी भी प्रकार की आहट नहीं आ रही थी। अर्जुन आगे बढ़ता रहा। छोटी सी गैलरी पार करके आगे बढ़ा। हॉल ड्राइंग रूम था, जो कि बिल्कुल खाली पड़ा था। पास ही में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां नजर आ रही थी। अर्जुन भारद्वाज को मन ही मन हैरानी हो रही थी कि अभी तक बंगले में उसे कोई नजर क्यों नहीं आया। वो पहले की अपेक्षा और भी कहीं ज्यादा सतर्क हो गया। ये खामोशी आने वाले किसी भारी खतरे के प्रति भी हो सकती थी। आने वाले किसी भारी खतरे के प्रति संकेत भी हो सकती थी। कई पल अर्जुन भारद्वाज वहीं खड़ा आसपास का जायजा लेता रहा। फिर सावधानी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। करीब पहुंचकर उसने पहला पांव सीढ़ी पर रखा ही था कि पीछे से आई आवाज सुनकर ठिठक गया। कौन हो तुम? अर्जुन भारद्वाज रिवॉल्वर सहित फौरन पलटा। चंद कदमों के फासले पर 30 वर्षीय युवक खड़ा था। उसने बदन पर जीन की पैंट और कमीज पहन रखी थी। पहले तो वो ठीक था, परंतु अर्जुन भारद्वाज के पलटने और उसके हाथ में रिवॉल्वर देखकर वो घबरा गया। तुम कौन हो? अर्जुन भारद्वाज ने सख्त स्वर में कहा। नौकर हूं। नौकर? अर्जुन भारद्वाज के माथे पर बल पड़े। तुम तो किसी भी तरफ से नौकर नहीं लगते। मालिक का कहना है कि मैं अच्छे कपड़े पहनकर रहा करूं। उसने सूखे होंठों पर जीभ फेर कर कहा। कौन है तुम्हारा मालिक? मनोहर लाल जी। कहाँ है वो? ऊपर अपने कमरे में। वो रिवॉल्वर को सामने पाकर बहुत घबरा चुका था। कहाँ है मनोहर लाल का कमरा? सीढ़ियां ऊपर चढ़कर दाईं तरफ, चौथा कमरा। यहां आओ। साहब, वो हाथ जोड़ करके उठा। मेरा क्या कसूर? मुझे मत मारिए। मैं तुम्हें मार नहीं रहा, अपने पास बुला रहा हूं। जल्दी आओ। वो कांपती टांगों से आगे बढ़ा और अर्जुन भारद्वाज के समीप पहुंचकर ठिठका। अर्जुन भारद्वाज का रिवॉल्वर वाला हाथ ऊपर उठा। फिर जब नीचे आया तो रिवॉल्वर की नाल उसकी कनपट्टी पर पड़ी। कनपट्टी का मांस फट गया। खून बहने लगा। उसके होंठों से हल्की सी कराह निकली। दोनों हाथों से सिर थामे वो नीचे बैठता चला गया। फिर लुढ़क कर बेहोश होकर फैल गया। अर्जुन भारद्वाज पलटा और सीढ़ियां चढ़ने लगा। इस बात का वह पूरा ध्यान रख रहा था कि उसके कदमों की आहट ना गूंजे। ऐसा होने पर मनोहर लाल सावधान हो सकता था। सीढ़ियां पार करके वह गैलरी में पहुंचा और दाईं तरफ मुड़कर चौथे बंद कमरे के दरवाजे के समीप पहुंचकर ठिठका। अर्जुन भारद्वाज के होंठ भिज चुके थे। हाथ में थमे रिवॉल्वर की पर पकड़ मजबूत हो चुकी थी। एक निगाह आसपास मारने के पश्चात उसने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर उसे दबाया। दरवाजा लॉक नहीं था। हैंडल दबता चला गया।
उसने धीरे धीरे दरवाजे को भीतरी तरफ धकेलना शुरू किया। दरवाजा बिना आवाज के धीरे धीरे खुलने लगा। आखिरकार दरवाजा इतना खुल गया कि वो सरक कर भीतर प्रवेश कर सके। इस बात के लिए वो बेहद सावधानी बरत रहा था कि उसके आने की आहट मनोहर लाल को न मिल सके। वो मनोहर लाल को पहले से ही सावधान नहीं करना चाहता था। वो एकदम रिवॉल्वर सहित मनोहर लाल के सर पर पहुंच जाना चाहता था। खुले दरवाजे से सरक कर कमरे में पहुंचा और फिर आने वाला पल जैसे कयामत का था। जोरदार ठोकर उसके रिवॉल्वर वाले हाथ पर पड़ी। रिवॉल्वर उसके हाथ से निकलकर कई फीट दूर जा गिरा। अर्जुन भारद्वाज ने अचकचाकर गर्दन को घुमाया। दरवाजे के पीछे होंठों पर क्रूर मुस्कान लिए मनोहर लाल खड़ा था। उसके हाथों में दबी रिवॉल्वर का रुख अर्जुन भारद्वाज की तरफ था, जो कि कभी भी फायर करने को तैयार थी। अर्जुन ठगा सा खड़ा रह गया। मनोहर लाल ने जूते की ठोकर से दरवाजा बंद कर दिया। अब दोनों आमने सामने थे। आओ महारथी, मनोहर लाल क्रूर स्वर में कह उठा। आखिर आ ही गए फंदे में। अर्जुन भारद्वाज होंठ भींचे उसे देखता रहा। तुमने सोचा होगा यहां आकर एकदम मेरे सिर पर सवार हो जाओगे, मुझे हैरान कर दोगे, लेकिन हुआ उल्टा ही। अब तुम्हें हैरान होना पड़ रहा है। दरअसल मुझे इत्तला मिल गई थी कि होटल में फोन करके कोई मेरा पता मांग रहा है और अपना नाम नहीं बता रहा, और फिर मेरा फोन नंबर लेने के बाद भी मुझे फोन नहीं किया। तो मुझे समझते देर न लगी कि वो तुम ही हो, और फोन नंबर के दम पर डायरेक्टरी से मेरा पता तलाश करके जल्दी यहां पहुंचोगे, और पहुंचे भी। दरअसल मैंने तुम्हें खिड़की से तभी देख लिया था जब तुम पिछली तरफ से दीवार फलांग कर भीतर आए थे। अर्जुन भारद्वाज फिर भी कुछ नहीं बोला। तुम जैसे कई आए और चले गए, लेकिन मनोहर लाल आज भी वहीं का वहीं है। मनोहर लाल एक एक शब्द चबाकर खतरनाक लहजे में कह रहा था। आज तुम होटल में आए और वापस चले गए, इसकी भी एक वजह थी। दरअसल मुझे ऊपर से ऑर्डर नहीं था तुम्हारी जान लेने का, लेकिन अब ऊपर से हुक्म आ चुका है कि फौरन तुम्हारी जान ले ली जाए, क्योंकि तुम हमारे खिलाफ खड़े हो गए हो। रेड लॉयन के खिलाफ? तो जान गए रेड लॉयन के बारे में? जानना ही था। यह बात छिपी भी तो नहीं रह सकती। मनोहर लाल ने कहकर सिर हिलाया। और आज तक रेड लॉयन के खिलाफ जो भी खड़ा हुआ है वो जिंदा नहीं बचा। तुमने हमारे 4 बेहतरीन आदमियों को मार डाला, मानना पड़ेगा। वास्तव में हौसलामंद हो। मुझे रेड लाइन ऑर्गेनाइजेशन में कतई दिलचस्पी नहीं है, कहकर अर्जुन भारद्वाज ने जेब में हाथ डाला। हाथ बाहर, मनोहर लाल गुर्राया। सिगरेट निकाल रहा हूं। मेरे पास रिवॉल्वर के सिवाय कोई हथियार नहीं है और रिवॉल्वर वहां दूर पड़ी है। कहने के साथ ही अर्जुन भारद्वाज ने जेब से सिगरेट लाइटर निकाला और सिगरेट सुलगा ली। उधर कुर्सी पर बैठो। मनोहर लाल ने रिवॉल्वर वाला हाथ हिलाकर कुर्सी की तरफ इशारा किया। अर्जुन भारद्वाज आगे बढ़ा और कुर्सी पर बैठकर कश लेने लगा। अर्जुन के प्रति सावधान मनोहर लाल ने अन्य कुर्सी को सरकाकर सामने किया और कुर्सी पर बैठ गया। हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर का रुख बराबर अर्जुन भारद्वाज की तरफ था। दोनों कुर्सियों के बीच अब छोटा सा सेंटर टेबल पड़ा था। अर्जुन भारद्वाज मनोहर लाल पर हाथ डालने की स्थिति में नहीं था। हाँ, तो तुम कह रहे थे तुम रेड लाइन ऑर्गेनाइजेशन में कोई दिलचस्पी नहीं रखते? नहीं। फिर क्या चाहते हो? वही जिसके बारे में मैंने होटल में आकर तुमसे बात की थी। अर्जुन कश लेकर शांत स्वर में कह उठा। मैं सिर्फ उस मृतका के बारे में जानना चाहता हूं। वो युवती कौन थी? उसकी हत्या किसने की? उसके हत्यारे को कानून के हवाले करके अपने माथे पर लगे कलंक को मिटाना चाहता था। उसकी हत्या में रेड लाइन ऑर्गेनाइजेशन का ही हाथ है। मनोहर लाल ने दांत भींचे। अब कहो, क्यों की गई थी उसकी हत्या? यह ऑर्गेनाइजेशन का पर्सनल मामला है। अब तो मैं मरने वाला हूं, तुम मुझे गोली मारने जा रहे हो।
फिर बताने में क्या हर्ज है? ऑर्गेनाइजेशन की बातों को किसी बाहरी व्यक्ति के सामने नहीं दोहराया जाता, चाहे वो मरने वाला ही क्यों ना हो। उसका नाम क्या था? ये तो ऑर्गेनाइजेशन की पर्सनल बात नहीं है। तुम क्यों पूछ रहे हो? यूं ही, अपनी तसल्ली के लिए। बताने में हर्ज है तो मत बताओ। एकाएक अर्जुन भारद्वाज मुस्कुराया। मनोहर लाल ने क्षण भर सोचा, फिर सिर हिलाकर कह उठा, रागिनी। कहाँ रहती थी? डाउन स्ट्रीट, 362 नंबर में। क्या करती थी वो? हमें इस बात से कोई मतलब नहीं कि वो क्या करती थी। अब मैं तुम्हें कोई फालतू की बात का जवाब नहीं देने वाला। मनोहर लाल ने बात समाप्त करने के लहजे से कहा, हम लोग किसी की जान लेने में यकीन नहीं रखते। ऐसा काम तभी करते हैं जब कोई मजबूरी आ जाती है। हालांकि तुमने हमारे 4 बेहतरीन आदमियों की हत्या की है, फिर भी हम तुम्हें जान बख्शी दे सकते हैं। वो कैसे? अगर तुम छत्तीसगढ़ छोड़ दें और इस मामले को भूल जाने का वादा करो तो। और अगर मैं वादा करने के बाद में मुकर जाऊं तो? अर्जुन भारद्वाज यकायक मुस्कुराया। इस बात का इंतजाम है हमारे पास, मनोहर लाल क्रूर स्वर में बोला। हमारे हाथ बहुत लंबे हैं और तुम कभी हमारे हाथों से दूर नहीं रहोगे। जरूरत पड़ने पर हम तुम्हारी गर्दन आसानी से थाम लेंगे। अर्जुन भारद्वाज ने कुछ नहीं कहा। सिगरेट का कश लेते हुए अर्जुन भारद्वाज के जूते सामने पड़ी सेंटर टेबल के नीचे घुसे जा रहे थे। वो काफी देर से इस बात का हिसाब लगाने में व्यस्त था कि टेबल को जूतों के सहारे कितनी गति से फेंके कि टेबल उस पार बैठे मनोहर लाल के ऊपर जा गिरे। सिर्फ यही एक रास्ता था मनोहर लाल पर काबू पाने का। ऑर्गेनाइजेशन के ओहदेदारों ने तुम्हें इस बात की छूट दे रखी है कि तुम अपनी मर्जी से मुझे छोड़ सको, या ये बात तुम अपनी तरफ से कह रहे हो? मुझे यह आदेश ऊपर से मिला है। अगर तुम छत्तीसगढ़ से जाने को तैयार हो तो तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। अशराफत के साथ तुम्हें छत्तीसगढ़ की सीमा पार छोड़ दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले तो मुझे जाने के साथ साथ दौलत की भी ऑफर दी गई थी। कितनी चाहते हो? तभी जैसे कमरे में छोटा सा भूचाल आया। अर्जुन भारद्वाज ने कुर्सी पर बैठे ही बैठे दोनों टांगों को सेंटर टेबल के नीचे फंसाकर उसे जोर से मनोहर लाल की तरफ उछाल दिया। टेबल से 2 फीट दूर बैठे मनोहर लाल पर टेबल से 2 फीट दूर मनोहर लाल कुर्सी पर बैठा था। टेबल हवा में लहराया और भड़ाक के साथ मनोहर लाल की छाती से जा टकराया। मनोहर लाल के होंठों से चीख निकली और वो कुर्सी सहित नीचे लुढ़कता चला गया। गिरते ही टेबल का कोना उसकी ठुड्डी से टकराया तो उसके होंठों से पुनः चीख निकली। ठोड़ी से खून बहने लगा। उसने गिरते ही जल्दी से टेबल को एक तरफ धकेला और दांत किटकिटाते हुए उठने की चेष्टा करने लगा। लेकिन तब तक अर्जुन भारद्वाज उस पर छलांग लगा चुका था। नीचे पड़े मनोहर लाल पर गिरते ही उसने एक हाथ रिवॉल्वर वाली कलाई पर टिका दिया। मनोहर लाल ने रिवॉल्वर वाला हाथ उठाना चाहा, परंतु कलाई दबी होने के कारण वो बेबस होकर रह गया। अगले ही पल उसने जोरदार घूंसा मनोहर लाल के चेहरे पर ठोका। मनोहर लाल तड़प उठा। अर्जुन भारद्वाज ने उसके रिवॉल्वर वाले हाथ को जोर से फर्श पर मारा, परंतु मनोहर लाल ने हाथ में दबी रिवॉल्वर नहीं छोड़ी। दूसरी बार अर्जुन ने पूरी शक्ति से उसकी कलाई पकड़े हाथ को फर्श पर दे मारा। मनोहर लाल के होंठों से कराह निकली और रिवॉल्वर उसके हाथों की उंगलियों से फिसल गई। अर्जुन ने रिवॉल्वर अपने कब्जे में की और उठ खड़ा हुआ। घूंसा पड़ने से मनोहर लाल के होंठों से खून बह निकला था। वो अपने होंठों के कोनों से बहता खून साफ करते हुए सीधा होकर बैठ गया। चेहरे पर हार के गहरे निशान उभर आए थे। अर्जुन भारद्वाज ने आगे बढ़कर नीचे पड़ी अपनी रिवॉल्वर उठाकर जेब में डाली और मनोहर लाल को देखा। कैसे हो मनोहर लाल? अर्जुन भारद्वाज ने मुस्कुराकर उसे देखा। मनोहर लाल कहर भरी निगाहों से उसे देखता हुआ खड़ा हो गया। तुम बच नहीं सकते अर्जुन भारद्वाज, मनोहर लाल ने गुर्राकर कहा। अब का तो मैं कह सकता हूं कि मैं बचकर निकल जाऊंगा,
अर्जुन भारद्वाज मुस्कुराया। इंसान को आगे की भी सोचकर चलना चाहिए। अब बच जाओगे तो कल क्या होगा? कल की कल सोची जाएगी मनोहर लाल। मैं चाहता तो तुमसे झूठा वायदा करके कि मैं छत्तीसगढ़ छोड़कर जा रहा हूं, यहां से निकल सकता था। लेकिन बिना वजह मैंने झूठ बोलना ठीक नहीं समझा। अब तो तुम मेरे कब्जे में, मेरे रहमो करम पर हो। अर्जुन भारद्वाज ने रिवॉल्वर हिलाई। अब तुम वास्तव में बच नहीं सकोगे। मौत तुम्हारा भाग्य बन चुकी है अर्जुन भारद्वाज। मौत अगर मेरा भाग्य बन चुकी है तो उसे मैं बदल नहीं सकता। अर्जुन भारद्वाज का लहजा कठोर हो गया। फिलहाल तुम अपनी सुनाओ। जिंदा रहना चाहते हो या तुम्हें अभी शूट कर दूं? जैसा तुम कहो। मैं मौत से नहीं डरता। मनोहर लाल ने दांत किटकिटाकर कहा। मौत से तो हर कोई डरता है। कोई तब डरता है जब मौत सिर पर सवार हो जाती है। कोशिश करके देख लो, मैं तब भी नहीं डरूंगा। मनोहर लाल ने दृढ़ स्वर में कहा। अर्जुन भारद्वाज खतरनाक अंदाज में आगे बढ़ा और रिवॉल्वर की नाल मनोहर लाल की कनपट्टी से सटा दी। मनोहर लाल का चेहरा हल्का सा फक पड़ा, परंतु होंठ भींचे खड़ा रहा। अब मैं तुमसे सवाल करूंगा और तुम मेरे सवालों का जवाब दोगे। बोलते रहे तो जिंदगी बची रहेगी। जहां तुमने खामोशी अख्तियार की वहीं मेरे हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर बोल पड़ेगी। मनोहर लाल की मुद्रा में कोई फर्क नहीं आया। बोलो, रेड लायन कौन है? अर्जुन भारद्वाज ने खतरनाक लहजे में पूछा। मैं ही क्या, कोई भी नहीं जानता। उसे आज तक किसी ने नहीं देखा। मनोहर लाल बोला। रागिनी को क्यों मारा और उसकी लाश मेरी कार की डिग्गी में क्यों रखा? लाश को होटल से निकालना था, इसलिए किसी कार की डिग्गी में तो रखना ही था, ताकि लाश होटल से दूर जा सके। तभी दरबार ने खबर दी कि तुम होटल में कार पर आए हो। हमने मालूम किया तुम होटल में लंच के लिए आए हो। कुछ ही देर बाद जाओगे तो हमने लाश तुम्हारी कार की डिग्गी में रख दी। समझ आया, लेकिन तुमने नहीं बताया कि रागिनी को क्यों मारा गया। मनोहर लाल ने सख्ती के साथ होंठ भींच लिए, जैसे बोलने का इरादा ही ना हो। बोलो, रागिनी को क्यों मारा गया? अर्जुन भारद्वाज ने अपना प्रश्न फिर दोहराया। इस सवाल का जवाब तुम्हें नहीं मिलेगा। सोच लो। जवाब ना देने का मतलब है सिर में गोली खाकर मरना। मैं ट्रिगर दबाने जा रहा हूं। जो बात ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखती है वो मैं तुम्हें किसी भी स्थिति में नहीं बता सकता। ऑर्गेनाइजेशन से मैं गद्दारी नहीं कर सकता। मनोहर लाल ने एक एक शब्द चबाकर कहा। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन भारद्वाज अपने स्वर में मौत के भाव लाकर कहा। चलाओ गोली। मनोहर लाल की आवाज में खौफ और दृढ़ता थी। अपनी जान इतनी आसानी से ना गवाओ। होश में आओ मनोहर लाल। जिंदगी है तो सब कुछ है। मुझे सलाह देने की आवश्यकता नहीं है। तुम गोली चलाओ। फायर करो। कर दूं? कर दो। मनोहर लाल चीख उठा। देर क्यों कर रहे हो? चलाओ गोली। अर्जुन भारद्वाज हंसा और रिवॉल्वर सहित मनोहर लाल से दूर हो गया। मनोहर लाल ने होंठ भींचे आंखें सिकोड़े अर्जुन भारद्वाज को देखा, जिसने रिवॉल्वर का चैम्बर खोल कर सारी गोलियां निकालकर एक तरफ फेंक दी और खाली रिवॉल्वर मनोहर लाल की तरफ उछाला, जिसे कि मनोहर लाल ने हवा में ही लपक लिया। तुम तो मुझे शूट करने जा रहे थे? मनोहर लाल ने हैरानी से कहा। हाँ, अब मैंने इरादा बदल दिया। बेकार में तुम्हारी जान नहीं लेना चाहता। जिस प्रश्न का जवाब तुम नहीं दे रहे थे उसका जवाब मैं बहुत जल्द ही हासिल कर लूंगा। फिर क्या फायदा तुम्हें मारने का? खैर, अब तो मैं जा रहा हूं। मुझे पूरा यकीन है कि तुमसे बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। अभी भी वक्त है अर्जुन भारद्वाज। इस मामले से दूर हट जाओ।
वो वक्त बहुत पीछे छूट चुका है। लेकिन एक बात का जवाब दोगे तो मेहरबानी होगी। क्या? तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों हो रही है? ऑर्गेनाइजेशन को मेरी इतनी चिंता क्यों हो रही है? बाहर मुझे जाने के लिए क्यों कहा जा रहा है? साथ में मोटी दौलत की ऑफर भी दी जा रही है, जबकि ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि मुझे शूट करके मेरी लाश किसी नाले में फेंक दे। तुम ठीक कह रहे हो। जितनी छूट तुम्हें दी जा रही है, इतनी छूट पहले कभी किसी को नहीं दी गई। इस छूट का कारण मैं नहीं जानता, मनोहर लाल ने स्थिर लहजे में कहा। मेरा तो धंधा ही ऐसी बातों का कारण जानना है, मैं जान लूंगा। अर्जुन भारद्वाज ने हंसकर कश लगाया और पलटकर दरवाजा खोलते हुए बाहर निकल गया। अगला दृश्य। अर्जुन भारद्वाज जब डाउनिंग स्ट्रीट पहुंचा तो रात के 9 बज रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी। आकाश में हल्के हल्के बादल मंडराते नजर आ रहे थे। अर्जुन भारद्वाज ने कार सड़क के किनारे खड़ी की और पैदल ही आगे बढ़ गया। 362 नंबर मकान ढूंढने में से कोई तकलीफ नहीं हुई। छोटा सा सादे ढंग का मकान बना था। मनोहर लाल के मुताबिक यही मृतिका रागिनी का मकान था। अर्जुन भारद्वाज ने आसपास देखा। बहुत कम लोग आ जा रहे थे। रागिनी के मकान पर अंधेरा था। स्पष्ट जाहिर था कि वहां रागिनी अकेली रहती थी। अगर कोई और होता तो घर में रोशनी होती। अर्जुन भारद्वाज आगे बढ़ा और लकड़ी का छोटा सा पुराना फाटक खोलकर भीतर प्रवेश कर गया। चंद कदमों के फासले के बाद बरामदा था, फिर सदर दरवाजा जिस पर ताला लटक रहा था। अर्जुन भारद्वाज ने गर्दन घुमाकर आसपास देखा। किसी की भी निगाह उस पर नहीं थी। वैसे भी यह भीड़ भाड़ वाला इलाका नहीं था। उसने अपने जूते में फंसा रखी तार निकाली और ताले के की होल में डालकर ताला खोलने का प्रयत्न करने लगा। ताला पुराना और काफी मजबूत था। अर्जुन भारद्वाज को 10 मिनट लगे ताला खोलने में। उसके बाद उसने दरवाजा खोला और भीतर प्रवेश कर गया। भीतर आते ही उसने दरवाजा अंदर से बंद किया, फिर जेब से पेंसिल टॉर्च निकालकर उसके मध्यम से रोशनी में स्विच बोर्ड ढूंढने लगा, जो कि जल्दी ही मिल गया। स्विच ऑन करके उसने कमरे में रोशनी की और टॉर्च बंद करके वापस जेब में डाली। कमरे में निगाहें दौड़ाई। बहुत सारा और छोटा सा ड्राइंग रूम था ये। बहुत सारा और छोटा सा, ओके। सेंटर टेबल और उसके आसपास 4 कुर्सियां पड़ी थी। एक तरफ दीवान पड़ा था। अच्छा, बहुत सादा और छोटा सा ड्राइंग रूम था ये। एक तरफ दीवान पड़ा था। दीवार पर 2 पेंटिंग्स मौजूद थी। अर्जुन भारद्वाज दूसरे कमरे में पहुंचा। वो बेडरूम था। बेड के अलावा वहां ड्रेसिंग टेबल था। वो तीसरे कमरे में पहुंचा, जहां एक बड़ी सी अलमारी और राइटिंग टेबल मौजूद थी। छुटपुट अन्य सामान और भी सामान था वहां। उसने किचन बाथरूम भी देख डाले। उसके बाद अर्जुन भारद्वाज घर में मौजूद सारे सामान की तलाशी लेने में व्यस्त हो गया। वो कुछ ऐसा पाना चाहता था जिससे कि रागिनी की हत्या पर किसी तरह का कोई प्रकाश पड़े, या ऐसी कोई चीज जिसके सहारे वो उसके हत्यारे तक पहुंच सके या उसे पहचान सके। सबसे अहम बात तो वो ये जानना चाहता था कि रागिनी की हत्या क्यों हुई। ये बात जानते ही उसने फौरन हत्यारे को तलाश कर लेना था। घंटा भर वो रागिनी के घर पर पड़े सामान की तलाशी लेने में व्यस्त रहा। अर्जुन भारद्वाज को वहां सिर्फ 2 ही वस्तुएं मिली जो उसे अपने मतलब की लगी। एक तो तस्वीर थी जिसमें रागिनी अपने एक अन्य हम उम्र युवती के साथ थी, और तस्वीर के पीछे 5 दिन पहले की तारीख के साथ एक पता भी लिखा हुआ था, जो कि उसके ख्याल से यकीनन वह दूसरी युवती का ही हो सकता था। और दूसरी चीज थी छोटी एड्रेस लिखने वाली डायरी। उसमें सिर्फ एक ही पता लिखा था, किसी जयप्रकाश का पता। बाकी सारी डायरी खाली थी। डायरी में सिर्फ एक ही पता लिखे होने का मतलब उसे समझ नहीं आया। फिलहाल दोनों चीजें उसने जेब में डाल ली। अर्जुन भारद्वाज के चेहरे पर गहरी सोच के भाव विद्यमान थे। तस्वीर में जो युवती रागिनी के साथ थी, यकीनन वो रागिनी की खास सहेली होगी। तभी तो उन दोनों ने तस्वीर खिंचवाई। रागिनी के बारे में तस्वीर वाली युवती से काफी जानकारी हासिल हो सकती थी। अर्जुन भारद्वाज ने फौरन उस युवती से मिलने का फैसला किया। अर्जुन बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि एकाएक बाहर से दरवाजा खटखटाया गया। अर्जुन भारद्वाज ठिठक गया। उसकी आंखें सिकुड़कर छोटी हो गई। दरवाजा पुनः थपथपाया गया।
साथ ही रागिनी का नाम लेकर पुकारा गया। मन ही मन फैसला करके अर्जुन भारद्वाज दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो बेहद सतर्क था और हर प्रकार के खतरे से निपटने के लिए तैयार। उसने दरवाजा खोला। सामने 40 बरस की घरेलू लगने वाली औरत खड़ी थी। आप कौन है? अर्जुन भारद्वाज को सामने पाकर वो औरत हैरानी से कह उठी। आप कौन है? अर्जुन भारद्वाज ने उसका ही प्रश्न दोहरा दिया। मैं तो पड़ोस के मकान में रहती हूँ। लाइट जलती देखी तो सोचा रागिनी आई होगी, मिलने आ गई। कई दिनों से वो घर नहीं आई थी। लेकिन आप कौन है? मैं? अर्जुन भारद्वाज मुस्कुराया। मैं रागिनी का दोस्त हूँ। कई दिनों से वो मुझसे मिली नहीं थी। उसी की तलाश में यहां आया था। आपने दरवाजा खटखटाया तो मैंने सोचा रागिनी आ गई। ओह, मुझे तो समझ में नहीं आता कि रागिनी कहाँ चली गई। मुझे बताए बिना वो कहीं जाती नहीं थी। आप कब से जानती हैं रागिनी को? कब से क्या? वो औरत बोली। मेरे हाथों में ही तो वो खेली खाई है। 15 साल की थी कि उसकी मां मर गई। पिता का स्वर्गवास तो पहले ही हो चुका था। उसके बाद तो मैंने ही उसे संभाला। ओह, वो कहीं नौकरी करती थी? हाँ, पाल एंड कंपनी, माल रोड पर नौकरी करती है। और नाक कहते कहते एक एक ठिठक कर उसे देखने लगी। आप उसके दोस्त हैं तो ये भी नहीं जानते कि वो कहाँ नौकरी करती थी? मालूम था लेकिन इस वक्त ध्यान नहीं आ रहा था। वैसे आप रागिनी की चिंता मत कीजिए, मैं देखूंगा कि वो कहाँ हो सकती है। अर्जुन भारद्वाज उसे ये बताकर दुख नहीं देना चाहता था कि रागिनी की हत्या हो चुकी है। प्रत्यक्ष में वो बोला, आप रागिनी के किसी पहचान वाले को जानती हैं? नहीं, मेरे ख्याल में तो रागिनी की कोई पहचान वाला है ही नहीं। उसकी कोई सहेली भी नहीं थी। वो बहुत सीधी लड़की थी। सीधा ऑफिस जाती थी और घर आती थी। लेकिन पिछले 1-2 महीने से मुझे उसके रहन सहन में बदलाव सा महसूस होने लगा था। कैसा बदलाव? कभी कभी वो रात को देर से आती, पूछने पर कहती कि ऑफिस में काम बहुत था। और कभी कभी वो सुबह बहुत ही जल्दी निकल जाती थी। मुझे पूरा विश्वास है कि रागिनी मुझसे कुछ छिपा रही है, सॉरी। हम्म। अर्जुन भारद्वाज बोला। रागिनी के बारे में कोई खबर मिले तो आपको बताऊंगा। आपने दरवाजा कैसे खोला? बाहर तो ताला था। मेरे पास चाबी है। चाबी? औरत असमंजसता से बोली। ताले की एक चाबी तो मेरे पास है, दूसरी रागिनी के पास। ये तीसरी चाबी कहां से आ गई? मेरे पास। अर्जुन भारद्वाज मुस्कुराया। ऐसी चाबी है जो हर ताला खोल सकती है। कहने के साथ ही अर्जुन भारद्वाज औरत की बगल से गुजरकर बाहर की तरफ बढ़ गया। चलिए दोस्तों, आज इस एपिसोड को यहीं रोकते हैं। कैसी लग रही है कहानी बताइएगा। हालांकि मुझे ठीक ठाक ही लगी। पूरा मसाला आया इसमें। सस्पेंस वगैरह सब वो जो पुरानी फिल्मों का होता था। अच्छा, इसमें एक बात मतलब याद आई। इसमें हालांकि ऐसा पाठक साहब भी लिखते हैं कि टेलीफोन लाइन डायरेक्ट कर दो। ये पहले होता था। आजकल किसी आदमी से कहो ना कि टेलीफोन लाइन डायरेक्ट कर दो तो उसको समझ में नहीं आएगा कि टेलीफोन लाइन डायरेक्ट करने का मतलब क्या होता है। जैसे मैं कहता ना ब्लास्ट में, वो रेणु से, सुनील मुझे ज़रा डायरेक्ट लाइन दो, यानी बीच में से जो एक्सटेंशन वाला है वो हट जाता है और जो आगे डायल किया हुआ नंबर है वो मिला के, हालांकि बीच में एक्सटेंशन वाला सुन सकता है। खैर, और इसमें एक और चीज़ थी। पता नहीं कितने लोगों ने ऐसा किया है कि नहीं किया, कि अगर आपको टेलीफोन नंबर पता हो और आप फिर डायरेक्टरी से, अब तो खैर डायरेक्टरी का रिवाज भी चला गया, पता नहीं किसी शहर में छपती होगी कि नहीं छपती होगी, अब तो डायरेक्टरी छपती नहीं है। ये पुराने भारत के
क्या कहें, सपने थे। सबसे पहले तो घर पर फ़ोन होना एक सपना होता था, ठीक है। नहीं तो मोहल्ले में कहीं फ़ोन होता था या कहीं दुकान पर फ़ोन होता था, और उसका नंबर किसी को दे दिया तो फिर वो दुकान वाले से बना कर रखनी पड़ती थी। उसके यहाँ से सामान वामान लेते रहना, ठीक है। आते जाते ज़रा नमस्ते भी करनी पड़ती थी, ताकि लंदन वाले चाचा जी का फ़ोन आए तो वो बुला ले। खैर, बताइएगा किसी ने डायरेक्टरी में से कभी फ़ोन नंबर के थ्रू पता ढूंढा है तो। और तो क्या कहा जाए इस कहानी के बारे में, ठीक ही है, अभी तक तो ठीक ही लगी है। अब देखते हैं। हम्म, मतलब 236 पन्ने की कहानी है, 95 पन्ने पढ़ चुके हैं, इससे ज़्यादा ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज अभी तक के जितने भी कमेंट्स थे उसके उत्तर मैं दे चुका हूँ, और अब जो कोई कमेंट्स आएंगे तो उसके उत्तर बाद में दिए जाएंगे, आखिर वाले एपिसोड में दिए जाएंगे। अब इसे थकाथक पढ़कर और इसे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इस बीच आपका जो भी कोई कमेंट होगा वो आखिरी वाले एपिसोड में उसका उत्तर दिया जाएगा। तो अगर आप लोग बीच में कमेंट करें तो थोड़ा हौसला रखिएगा, उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।